हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं वेक्टर्स के ऊपर। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन वेक्टर आपको r की वैल्यू दिया हुआ है जो कि है -2i + j + 3k और यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, ये संवेग है 3i + j - 2k और हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम। हमने एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स में हमने देखा था जो L होता है एंगुलर मोमेंटम L = r × p होता है। तो हम यहाँ पे r × p निकालेंगे। r की वैल्यू ये है, p की वैल्यू ये है। मैंने इसके वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 वीडियोस बताया था, 2 मेथड्स बताए थे, तो उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो इसमें जो भी आपको इजी लगे वो वाला यूज़ करिएगा। मैं डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ जिसमें i j k ये मैंने लिख दिया। इसके कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये -2 - 3 -5 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रही हूँ। -j लगाते हैं यहाँ और ये -5 था, माइनस को पहले लगा दिया मैंने और 5 को यहाँ लिखा है। ये -j होता है, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे। -2 × 2 4 हो जाएगा, यहाँ j लिख दिया 4 और -9 4 और -9 क्या हो जाएगा -5 प्लस में k, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे। -2 -3 तो ये हो जाएगा -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5i प्लस में 5j माइनस में 5k, या फिर -5 अगर बाहर निकाल लिया जाए तो माइनस में i माइनस में j और प्लस में j माइनस बाहर निकाल लिए हम तो यहाँ प्लस होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं A और B और हमको एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, लीनियर वेलोसिटी पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं ये जो फॉर्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच, वो हो जाता है हमारा v = ओमेगा क्रॉस r। तो हमें v निकालना है, ओमेगा दिया हुआ है, r की वैल्यू नहीं दी गई है, बट हमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि कोई भी पार्टिकल है वो a से b तक जा रहा है। तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड पॉइंट है उसमें से फर्स्ट वाले पॉइंट को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा r का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे r = क्या हो जाएगा 1 - 3 और ये i प्लस 2 - 2 j प्लस 3 - 1 k। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 3 तो -2i प्लस 0j प्लस 2k। ये हो जाएगा r का वैल्यू। अब हम लोग v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v = ओमेगा क्रॉस r, फिर से वही मेथड यूज़ करते हैं, i j k लिख लेते हैं और पहले क्या रखना है हमें ओमेगा। ओमेगा के लिए i का कंपोनेंट क्या है -2 है, j का कंपोनेंट 1 है और k इसमें नहीं है इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे। अब r के लिए i का कंपोनेंट -2, j का कंपोनेंट 0 और k का कंपोनेंट 2। i लिख दिया पहले, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो इसका मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 - 0 तो ये हो जाएगा 2। -j होता है, बीच वाला डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करते हैं ना तो बीच वाले टर्म को हम लोग माइनस रखते हैं। तो ये -2 × 2 -4 और माइनस ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 प्लस में k 0 -2 तो ये हो जाएगा प्लस में 2। इसका आंसर हो जाएगा 2i प्लस में 4j प्लस में 2k। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए अगर आप तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस k। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ और फॉर्मूले हैं, उसको भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला, अगर 2 वेक्टर्स हैं और वो संलग्न भुजाओं से निर्मित है a और b, तो इस प्रकार से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा mod ऑफ a क्रॉस b। mod ऑफ का मतलब क्या होगा, √i का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k का कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर त्रिभुज है
ए और बी से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। अगर आपको निकालना है भुजाओं ए बी सी से निर्मित घनाभ का आयतन तो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। एक इकाई सदिश जो ए के साथ साथ बी पर भी लंबवत होता है तो ये हो जाएगा एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से भी आपको क्वेश्चन आते हैं और उसको आपको इन फॉर्मूला की मेथड से बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देती हूँ, ये वाला। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी जिसकी वैल्यू ये है। अब हमको निकालना है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम लोग पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ के। तो 1 1 2 2 1 1 सॉल्व करते हैं। आई की करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 1 - 2 तो -1 माइनस जे। इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 1 - 4 तो -3 प्लस में के और 1 - 2 तो -1। ये हो जाएगा -i प्लस में 3j माइनस में k। ये हो जाएगा, ये a क्रॉस b की वैल्यू है। ये हम लोग a क्रॉस b निकाल रहे थे, पर अगर हम लोग मॉड ऑफ a क्रॉस b निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √ -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 1 + 9 + 1, तो ये √11। ये आपका आंसर हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ मैच द कॉलम देखते हैं। 4 क्वांटिटीज यहाँ पे दी गई हैं, द्रव्यमान, बल, आघूर्ण, वेग और किया गया कार्य। पर इसमें हमको अदिश, सदिश, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल इससे मैच करना है। तो ये याद रखिएगा कि इन चारों क्वांटिटीज में कोई अदिश है और कोई सदिश है। जैसे हम लोग देखते हैं द्रव्यमान, ये हमारा अदिश है और किया गया कार्य ये भी हमारा क्या है, अदिश है। जबकि इन दोनों की बात करें तो ये दोनों हमारा सदिश है। तो इसमें हम देखते हैं अदिश गुणनफल, किसका अदिश गुणनफल होता है और किसका सदिश गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान और वेग ये तो इनका गुणनफल से आए ऐसा क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है, बट बल, आघूर्ण और किया गया कार्य ये दोनों गुणनफल से आया हुआ है। तो बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F। तो ये हमारा कौन सा गुणनफल है, सदिश गुणनफल। और किया गया कार्य जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, W इक्वल टू क्या होता है, F.D। तो ये क्या है हमारा अदिश गुणनफल। तो ये हो जाएगा अदिश गुणनफल, ये हो जाएगा सदिश गुणनफल, और वेग हमारी सदिश राशि है और द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है। ये एक और इजी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए और बी का जो सदिश गुणनफल है ए बी है, तो ए और बी के बीच का कोण होगा। हम लोग जानते हैं ए और बी का जो सदिश गुणनफल होता है क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन में कौन सी वैल्यू है जो 1 देती है, 0 वाली तो 0 देती है, इट मीन्स 90 वाली वैल्यू जो होती है वो 1 देती है। तो 90 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/2। तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 सदिश हैं ए बी सी, एक ही तल में तभी होंगे जब a.b इज इक्वल टू b.c इज इक्वल टू a.c इज इक्वल टू 0 हो तब, या फिर a.b क्रॉस c इज इक्वल टू 0 हो तब, या फिर a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0 हो तब, या फिर a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0 हो तब। जब मैंने अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये प्रॉपर्टी बताया था, ये एक ही समतल में होते हैं जब a.b क्रॉस c इक्वल टू 0 होता है तब। इसमें देखिए निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है, धारा, क्षेत्रफल, संवेग और कोणीय वेग। देखिए किसमें हमारा दिशा की ज़रूरत पड़ता है और किसमें नहीं पड़ता है। कोणीय वेग जो होता है ये हमारा एक सदिश राशि है। संवेग जो होता है ये भी हमारा एक सदिश राशि है, एक निश्चित दिशा में जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें किसी भी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और धारा की बात करें तो ये हमारा एक अपवाद है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होने के बावजूद, चूँकि ये इसके सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता ये विद्युत धारा, इसलिए ये अदिश राशि है। मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं, दोनों ही भौतिक राशियाँ अदिश राशि है।
कोणीय वेग, विस्थापन, ताप और संवेग। देखिए ये सदिश राशि है, विस्थापन कोणीय वेग भी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है और यहाँ पे ताप जो है वो एक अदिश राशि है। याद रखिएगा जो भी मूल राशियाँ हैं आपकी वे सभी अदिश राशियों में आती है। मूल राशियों से मतलब 7 से है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। हमको लैम्डा का मान ज्ञात करना है जिसके लिए सदिश ये दोनों लंबवत हो। तो लंबवत हो इसके लिए क्या होता है, ये दोनों लंबवत हैं तो हमने माना वेक्टर ए इक्वल टू है 2i प्लस जे प्लस में 3k और वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस लैम्डा जे प्लस में 4k। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब ये दोनों लंबवत हों तो ऐसा, तो इसका मतलब है a डॉट बी इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों का, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k की वैल्यू 1 होती है। तो 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 इंटू माइनस लेमडा, तो ये माइनस लेमडा, 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू 0। अब ये लेमडा इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। देखिए एक कण यहाँ से यहाँ इतने मीटर की ओर गति करता है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है r1 r2 या r0 ले सकते हैं, जबकि एक समान बल दिया गया है, इतना न्यूटन उस पर कार्य करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है F डॉट D, जहाँ पे D विस्थापन होता है, F की वैल्यू आपको दी गई है, D की वैल्यू निकालनी है तो R1 और R2 है तो R2 माइनस R1 करना पड़ेगा तब D निकलेगा और फिर F डॉट D करेंगे तब आपको क्या निकल जाएगा, किया गया कार्य। ये देखिए विस्थापन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11, 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11, 9 माइनस 6 तो 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15। ये F है, W इज इक्वल टू F डॉट R या F डॉट D, तो फिर ये आ जाएगा हम लोग का 100 नैनोमीटर या फिर 100 न्यूटन मीटर या फिर 100 जूल। इसके बाद है यदि दो सदिशों के परिमाण 7 और 3 है तो निम्न में से कौन सा मान इसका परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। हमको दो सदिश दिया हुआ है जिनका परिमाण 7 और 3 है, तो इनका परिणामी का परिमाण क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता या फिर 4 नहीं हो सकता या 5 नहीं हो सकता या 7 नहीं हो सकता। तो इसको देखते हैं। दो वेक्टर से एक का परिमाण हमने माना 7 न्यूटन है, एक का 3 न्यूटन है, तो इन दोनों के बीच कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं पहले देखते हैं। तो इनके बीच का एंगल या तो थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर थीटा इक्वल टू 90 हो सकता है या थीटा इक्वल टू 180 हो सकता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 हो मतलब कि ऐसा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 मतलब एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, थीटा इक्वल टू 180 मतलब ये ऐसा। इसमें से ये 3 न्यूटन है, एक 7 न्यूटन है, तो ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। थीटा इक्वल टू 0 हो तब आर की वैल्यू परिणामी के लिए आर की वैल्यू होता है, पहला वेक्टर है उसका स्क्वायर, जैसे मैंने ए मान लिया है, एक को बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 हो तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर सिंपली ए प्लस बी। अगर थीटा इक्वल टू 90 हो तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा इक्वल टू 180 के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए ए और बी की वैल्यू को रख देते हैं, ए की वैल्यू 7 न्यूटन, बी की वैल्यू 3 न्यूटन, तो ये 7 माइनस 3 तो 4 न्यूटन, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर तो 49 प्लस 9 तो ये 58 हो जाएगा, और ये 7 माइनस 3, अच्छा 7 माइनस 3 तो ये 4 न्यूटन होगा, और ये ए प्लस बी है ना, तो 7 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। मतलब परिणामी का परिणाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन से 10 न्यूटन के बीच लाई करेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, 3, 4, 5, 7, तो 4 और 10 के बीच लाई करेगा तो 5 भी आ सकता है बट 3 नहीं आ सकता
है ना। आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 10 और आर मिनिमम की वैल्यू 4 है, मीन्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 नहीं हो सकता। इसके बाद देखते हैं सदिश योग के नियम। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके लिए 3 नियम है। पहला त्रिभुज का नियम होता है, दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम होता है और तीसरा बहुभुज का नियम होता है। तो त्रिभुज का नियम क्या होता है, यदि हम दो सदिश लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट जो तीर वाला एरो वाला पार्ट होता है इसको हेड बोलते हैं और ये जो है ये टेल होता है। इसमें हेड टू टेल हम लोग कनेक्ट कर दिए और एक वेक्टर, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इनकी दो भुजाओं को हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिए, तो इनका जो परिणामी होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये इसके साइक्लिक ऑर्डर में ना होकर के उसके अपोजिशन में होता है, ठीक है। यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसका तीसरी भुजा जो है उसका परिणामी को प्रदर्शित करता है, जो कि उसके विपरीत दिशा से प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो गया सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम में क्या होता है, यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्ट किए हैं या फिर इसको हेड टू हेड भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा व्यक्त किया गया है, इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इनके बीच से होता हुआ जाएगा। तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। इसके लिए अगर परिणामी निकालना है तो उसका सूत्र ये होता है आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पे रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है हमने यहाँ पे अल्फा लिया है, तो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू होती है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। इसकी हेल्प से आप यहाँ पे एंगल निकाल सकते हैं कि परिणामी और सदिश के बीच का कोण क्या होगा। इसके लिए केसेस है जो अभी हमने देखे, थीटा इक्वल टू 90 हो सकता है, 0 हो सकता है, 180 हो सकता है। थीटा इक्वल टू 90 में आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, जहाँ पे ए बी के परपेंडिकुलर होगा। थीटा इक्वल टू 0 होगा तो cos 0 1 वैल्यू देगा, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी, इस कंडीशन में ए बी के पैरेलल होगा और मैक्सिमम वैल्यू देगा। और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो आर इक्वल टू ए माइनस बी, मीन्स ये मिनिमम वैल्यू देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा, परपेंडिकुलर में ये बीच में आएगा। बहुभुज नियम कुछ भी नहीं है, बस सदिशों के योग का नियम को ही बार बार कर दिया गया। जैसे वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट हमारा ए प्लस बी देगा। अब इसके साथ एक और वेक्टर ले लेंगे सी, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा और ये क्या देगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी। अब ये वाला ए प्लस बी प्लस सी हो गया, एक वेक्टर और ले लिए डी, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा जो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता जाएगा। और ऐसे ही वेक्टर आप और ऐड करते जाएंगे तो ये आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। बस इसमें याद रखिएगा त्रिभुज नियम में हेड टू टेल कनेक्ट करते हैं और समांतर चतुर्भुज नियम में टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कनेक्ट करते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। दो बलों के परिणामों का अनुपात 3:5 है तथा उनका परिणामी जो है 28 न्यूटन है 28 न्यूटन है। बलों के बीच का कोण अगर 60 डिग्री हो तो बलों का परिमाण ज्ञात करना है। हमको दिया गया है परिणामों का अनुपात, हमने माना F1 है और F2 है, तो F1 रेशियो F2 इक्वल टू 3x रेशियो 5x। रिजल्टेंट जो दिया है 28 न्यूटन दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू रख देंगे, F1 की जगह 3x, F2 की जगह 5x, थीटा की जगह 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर जो होगा 34x स्क्वायर हो जाएगा, 3 5 जो 15 और x स्क्वायर तो 49x स्क्वायर। तो यहाँ से 7x आएगा जो कि 28 के बराबर, रिजल्टेंट जो है 28 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 28/7, तो ये 4 हो गई। तो F1 रेशियो F2 जो है 3x रेशियो 5x हमने लिया था, अब x की जगह हम लोग 4 रख लेंगे, तो 3 4 जो 12 और 5 4 जो 20, तो 12 रेशियो 20 आंसर हो जाएगा इसका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।